आप लोग को आवाज पहुंच रहा है? देखिए एक बात है ना, जब भी कोई ओके। चीज बदलाव होता है, जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं वो विरोध करता है। चाहे आप बहुत दूर मत जाइएगा, 2005 में महिला को संपत्ति के पर अधिकार करने का संशोधन अधिनियम लाया गया था कि अगर घर में 2 लड़की और 2 लड़का है, तो घर में जितने भी संपत्ति होता है, बराबर-बराबर हिस्से में बँटना चाहिए। अब पूरे देश में उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ये ग गवर्नमेंट का क्या है गलत डिसीज़न। अब जब हिंदू कोड बिल लाया गया था, तो बड़े-बड़े जो हिंदू संत थे, वो उनके बहुत बड़े विरोधी थे। लेकिन अब क्या है, उसका फ़ायदा जब मिलने लगे समाज में, तो उनका समर्थन करने लगे। तो वो क्या होता है, अभी भी वही चीज़ है, मुसलमानों पे क्या होता है, जो कंज़र्वेटिव देखिए मेन होता है ना कि हम आप न्यूज़ चैनल को देखिएगा, कुछ लोगों को क्या होता है, बार-बार वही चेहरा आपको न्यूज़ चैनल वालों को दिखाई देता है। न्यूज़ चैनल वाले हर अलग-अलग व्यक्ति को बैठाए, समाज के पढ़े-लिखे लोगों को बैठाए, कुछ लोगों को क्या होता है, बैठा जाता है वही बोलते रहते हैं। तो क्या वही क्या होता है भारत के प्रतिनिधि है क्या? ऐसा नहीं होता है कि 4-5 लोगों को न्यूज़ चैनल में बैठा दिया और वही डिसीज़न कर लेंगे, तो वो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो समाज क्या होता है, हर समय के अनुसार क्या होता है, उसमें बदलाव होता है। आप जो आज जो सोच रहे हैं कि 10 साल बाद आपकी सोच और बदल जाएगी। हो सकता है कि आप और ज़्यादा जो प्रगतिशील है, उसमें विचारधारा में आ सकें। तो ये होता रहता है, देखिए समाज में हमेशा देखिए टकराव नहीं होगा ना, तब समाज में क्या होता है, अच्छी चीज़ नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन से अमृत निकला है ना, तो जब तक विचारों का मंथन नहीं होगा, तब तक क्या होता है, अच्छे विचार बन ही नहीं सकता है। वो टकराव होना चाहिए, वाद-विवाद होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, हिंसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि जो हर व्यक्ति की बातों को सुनना चाहिए। इसलिए ऊपर वाले ने भी क्या है, 2 कान दिया, 1 मुँह दिया। वो कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, लेकिन लोग उसको मानते नहीं हैं, तो वो बड़ा टेंशन है। इसलिए हर समाज में होता है। अब कारपत्री ठाकुर हुआ करता था, जब हिंदू कोड बिल लाया गया था, अगर पूरा न्यूज़ देखे होंगे आप लोग, उन्होंने कितना बड़ा विरोध किया था। क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उस समय राष्ट्रपति, वो भी नहीं चाहते थे उनको लाने में। ये जो हिंदू कोड बिल का लाने का मेन मकसद था अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर जी ने जो नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का मेन कारण यही था कि वो नेहरू मंत्रिमंडल के लोग या जो उस समय के जो कंज़र्वेटिव लोग थे, वो नहीं चाहते थे। तो उनके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से। तो ऐसे बहुत से लोग समर्थित दिया है, तभी ऐसे बना है, एक जैसे नहीं बनेगा। अब देखिए वो 3 तलाक है। कितना विरोध हो, अब कानून बन गया, कोई हो हल्ला नहीं है, सब ठीक-ठाक चल रहा है। तो हर कोई क्या होता है अपना राजनीति जैसा आप देखते हैं ना छात्र संघ वाले के मारपीट करते हैं या राजनीति चमकाने के लिए होता है, हर जगह हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो कैसे भी आगे बढ़े। आज जो व्यक्ति छात्र संघ में मारपीट करके आगे बढ़ जाएगा ना, यही जब बुजुर्ग हो जाएँगे तो बच्चों को यही सलाह देंगे कि मारपीट मत करो। तो वो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चलना पड़ता है। तो नए चीज़ लाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इतना नहीं आसान नहीं है। अब बताइए उत्तराखंड को बनाने में कितने लोग शहीद हो गए। अब अगर इसमें भी अगर उनके पूर्वज अगर उत्तराखंड की गद्दी पर बैठे अगर वो भ्रष्टाचार करे, गलत तरीके से नीति बनाए, तो कहाँ तक जायज़ मानेंगे? उन्हीं के पूर्वज ने इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी है और उन्हीं के समाज के लोगों के काम करने के लिए, विकास करने के लिए आपको चुना गया है और आप बस करते हैं। अब देखिए जब आपदा आया था तो कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, सब बराबर हो गया। तो मेन है कि ऐसा होते रहते लोग हैं, लोगों को एक जैसा हम बना ही नहीं सकते। ये कोई मिट्टी का पुतला नहीं है कि हम एक जैसे एक साँचे में बना लें, है तो उसमें होते रहेंगे विरोध। तो इसमें विरोध होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध नहीं होगा तो किस राजतंत्र में विरोध होगा क्या? लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है पॉजिटिव में होना चाहिए, वाद-विवाद होना चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ निकलता है इससे लोगों को जान में। अब देखिए जब ये वाद-विवाद नहीं होता, लोगों को क्या होता है दूसरे धर्मों के बारे में समझ विकसित नहीं होता है। तो दूसरे धर्मों के बारे में समझ भी तो आपका विकसित होगा, तभी तो आप दूसरे धर्मों के बारे में बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे ईसाई धर्म के बारे में समझ ही नहीं है, मैं उसमें बोलने का अधिकार कैसे हो? अगर अवेयरनेस या आप अगर जागरूक नागरिक हैं, तो आप उस धर्म में बोल बोल ही नहीं पाएँगे, बोलना नहीं चाहेंगे। ऐसे तो आप बोल लेंगे,
लेकिन अगर एक जागरूक नागरिक है, अगर ईसाई धर्म के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका ज़िम्मेदारी ये बनता है कि आप उसमें एक शब्द भी ना बोलें, गलत चीज़ ना बोलें। उससे समाज में गलत चीज़ आता है, लेकिन आज बोलते हैं, होता रहता है। अगर मुझे हिंदू धर्म के बारे में अगर समझ नहीं है, तो मुझे हिंदू धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है तो मैं बोलूँ क्यों? जैसे क्या होता है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो पेपर फार्म भरने का क्या मतलब है? उसी तरह लेकिन लोग हैं जो वो सब करते रहते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते लोगों को। तो छोड़िए वो अलग बात है। तो इसमें देखिएगा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए खासकर, लेकिन इसमें भारत में बहुत सी दिक्कत है। भारत में क्या है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी या विविधता है, ज़्यादा मुसलमानों से अगर ज़्यादा है क्या था हमारे यहाँ के जो एसटी लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उनका अलग-अलग कल्चर है, उनका अपना-अपना लोकल फेस्टिवल है, लोकल जैसे आप जानते हैं सिख में भी क्या होता है हिंदू से अलग विवाह होता है। उस पर आदिवासियों में अभी बहुत सारे क्या है प्रथा है, उन प्रथाओं को भी क्या हटाना पड़ेगा। अब जैसे जौनसारी में है, समझ लीजिएगा उत्तराखंड में ही हो रहा है, इसमें बहुपति विवाह प्रथा है। तो जब ये मानेंगे तो जौनसारी लोग भी तो भाग जाएँगे। हो सकता है कि उनकी संख्या कम हो, उतना ज़्यादा भड़क ना पाए। अगर उनकी संख्या करोड़ों में होता तो वो लोग भी भड़क जाएँगे। तो संख्या पर भी क्या होता है, प्रेशर बना जाता है, जिसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, तो जौनसारी लोग विरोध करना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, आपका ये गोंड है, जनजाति है, उसके बाद आपका भील जनजाति है, उसके बाद आपका सांथल जनजाति है, इनमें क्या होता है, ये लोग असुरों का पूजा करते हैं, तो उनसे कैसे निपटेंगे? बहुत सारे समस्या है। उसके बाद जो अगर अंडमान निकोबार में जाएँगे तो वहाँ पे तो आदिम तरीके का क्या होता है, आज भी क्या होता है, लोग रहते हैं। तो वहाँ पे तो कोई विवाह प्रथा ही नहीं है। अंडमान निकोबार में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे तो कोई विवाह का प्रथा ही नहीं है। तो उनका विवाह को किस तरह से मान्यता देंगे, ये बहुत ज़्यादा चुनौती है, तो इनको देख-दाख के करना पड़ेगा। तो क्या होता है देखिए कोई भी काम क्या होता है एक साथ फुल प्रूफ नहीं होता। अभी कुछ करेंगे, फिर धीरे-धीरे और कुछ करेंगे, फिर धीरे-धीरे क्या होता है होगा। जैसे हिंदू कोड बिल भी क्या एक साथ पास नहीं कर पाई, इसी विरोध के कारण। हिंदू कोड बिल को 2 भागों में पारित करना पड़ा। पहले जो सॉफ्ट वाला पार्ट था उसको पारित किया, बाद में जो कठोर वाला पार्ट था उसको पारित किया गया। ऐसे नहीं कि हिंदू बिल एक दिन में पास हो गया, उसमें भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था। अम्बेडकर जी को बोला अभी कि इस्तीफा दे देना पड़ा उनको। तो नेहरू जी और जो क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो गया था इसी में। तो उसी में देखिएगा बहुत बड़ा विवाद हो गया था। अगर उस तरह के उस समय के अगर न्यूज़ अगर आप लोग जानते हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो वो अलग-अलग तो ये होना देखिए ये होना चाहिए। देखिए प्रगतिशील समाज जो है ना, जिसको आप प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहते हैं, उनमें हर व्यक्ति को क्या होता है, आज़ादी मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो आजकल की जो वर्तमान जो साइंटिफिक एज में है साइंटिफिक एज में हम लोग जहाँ जी रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों को क्या होता है, वर्किंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि लोग क्या होता है, थोड़े से पैसे से अपना जीवन नहीं चला पाते हैं। तो उनको भी क्या होता है अधिकार मिलना चाहिए, उनके भी क्या होता है बहुत सारे अधिकार है, बच्चे का अधिकार, छोटे-छोटे बच्चे का भी बहुत अधिकार है, उनको भी मिलना चाहिए, संपत्ति का भी अधिकार है, वो सारे मिलेगा तो ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा, तो समझ लीजिएगा। तो 44 में क्या है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है जो केवल गोवा में ही लागू है और भारत में अभी क्या है, इस पे बातचीत चल रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, जो अनुच्छेद 46 जो बोलता है, 46 बोलता है, उसमें जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, उसको क्या होता है, शिक्षा की बात की जाती है या उसके जो अधिकार है या उसको हितों की रक्षा की बात करते हैं। तो आर्टिकल 46 क्या है, जो कुल मिला के जो एससी और एसटी लोग होते हैं, इनको इनका जो शिक्षा है और जो सामाजिक दायित्व है, सामाजिक हित, उसको संवर्धन करने की बात की गई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले इनको शिक्षा का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, सामाजिक हित भी उतना बढ़िया नहीं था।
आज भी बहुत सारे क्षेत्र में भी उनको उतना ज़्यादा वरीयता नहीं मिलती है, तो उनके बारे में बात की गई थी कि इससे क्या होता है, वो चीज़ मिले। आर्टिकल 47 में क्या है कि जो कमज़ोर वर्ग है, देखिए हमारे समाज में अगर देखा जाए सबसे कमज़ोर वर्ग होता है फीमेल और बच्चे। इनको क्या है, भोजन उपलब्ध करवाया जाए, यानी इसका स्वास्थ्य भोजन पर ध्यान दिया जाए। इनको जो भोजन मिलना यानी पोषक, पोषण जिसे कहते हैं, भोजन नहीं कहेंगे, पोषण कहेंगे, न्यूट्रिशन की बात है। पोषण दिया जाए और उसका क्या स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। देखिए भारत में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्कीम का नाम सुने होंगे, जो इन लोगों पर चलता है। जैसे आप लोगों ने जननी सुरक्षा योजना का नाम सुने होंगे, आप लोगों ने मिड डे मील है, बच्चों को दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र है, वो क्या होता है, इन लोगों पर फ़ोकस किया गया है। क्योंकि जो हमारे समाज क्या है, पुरुष प्रधान है। पुरुष लोग क्या होता है, ज़्यादा बड़ा-बड़ा जो हिस्सा होता है समाज का, वो उस पर अधिकार होता है। इसलिए सरकार को ये जो कमज़ोर वर्ग होता है, इनको क्या संरक्षण देना बहुत ज़रूरी होता है। इनलिए इनकी बात की गई है कि जो फीमेल है और जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, उनको संरक्षण दिया जाए पोषण पर, स्वास्थ्य पर, कि उनका स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि उनको ऐसे औषधि नहीं देना चाहिए या मादक पदार्थ से उनको दूर रखना चाहिए। इसलिए अभी देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, जो मिनी बार खोलने की बात किया था उसको वापस लेना पड़ा। क्यों? कि भाई घर में खोलेंगे तो बच्चे भी बार-बार देखेंगे तो वो भी पी जाएँगे। चोरी से भी पी रहे हैं वो अलग बात है। फीमेल को भी क्या होता है, हो सकता है उनके भी बहुत सारी दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए नीति बनाते समय क्या होता है, डीपीएसपी को देखा जाता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई नीति बनाती है, तो डीपीएसपी को नज़र में रखता है कि इसका कोई उल्लंघन ना होने पाए। लेकिन इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। हाँ जी, उसके लिए क्या होता है, इसको कर सकते हैं। उस पर आर्टिकल 48 देखिए क्या है, इसमें ये बात की गई है कि जो कृषि और पशुपालन के लिए पशुओं का वध नहीं किया जा सकता है। यानी कृषि के लिए कृषि और पशुपालन पर बल दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री हस्बेंड्री पर बल दिया गया है और साथ ही साथ क्या होता है कि पशु वध पर रोकथाम की गई। देखिए पहले बहुत पशु बलि दी जाती थी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कृषि में जो पशु इस्तेमाल होंगे और जो दूध देने वाले पशु होंगे, मेनली क्या होता है जैसे बैल हो गया, भैंसा हो गया, इस तरह के वो होते हैं। और जो दूध देने वाली पशु है, उसका वध नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखिए इसी के अंतर्गत क्या है, गाय का वध या गाय को मारने का प्रतिबंध मिलता है। गो रक्षा वाला जो अधिकार मिला हुआ है, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत मिला हुआ है। या छोटे बच्चे को नहीं मार सकते हैं। जो क्या होता है कृषि और क्या होता है दूध वगैरह-वगैरह, मिल्क वगैरह-वगैरह दे, उनको ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 49 क्या है? आर्टिकल 49 इसमें बात की गई कि हमारे देश का जो बिल्डिंग है या इमारत है, ये स्मारक है, या राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करना। जैसे मान लें कोई रेलवे है, रेलवे में जब सफ़र करते हैं तो राष्ट्रीय संपत्ति है ना, या कोई जैसे लाल किला वगैरह में जाते हैं, ये राष्ट्रीय सरकार का मतलब राष्ट्रीय संपत्ति है। इनका संरक्षण करना हर भारतीयों का कर्तव्य बनता है। फिर भी लोग चोरी करते हैं। उस पर जो 50 अनुच्छेद 50 है, ये क्या होता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में बताता है। इसमें बताया कि जो न्यायपालिका है, वो कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए, यानी अलग होना चाहिए। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए।
अगर मान लेते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके हाथों में अगर न्यायालय होता तो क्या करते, वो कल हर दिन संविधान को बदल देते। तो बताइए क्या होता? तो मतलब तानाशाही हो जाता, डिक्टेटरशिप हो जाता। इसलिए क्या होता, न्यायपालिका कार्य का कार्यपालिका से पृथक, न्यायपालिका क्या कार्यपालिका से पृथक हो तभी ये काम चलेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका एक जैसा नहीं होना चाहिए, और होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब आर्टिकल 51, इसमें विदेश नीति के बारे में है। आर्टिकल 51 में क्या है? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। हमारे देश का जो फॉरेन पॉलिसी है, ये आर्टिकल 51 में इसके बारे में उल्लेख है। जैसे भारत को अपने पड़ोसी से कैसा संबंध होना चाहिए, या भारत का पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, आतंकवाद पर कैसी होनी चाहिए, जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर क्या होता है, फोकस की गई है। उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा फिर पूछिएगा। इसके बाद लिखिएगा मौलिक कर्तव्य, इसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। अब देखिए, अधिकार मिल गया है, अब कर्तव्य को भी तो अपनाइए, क्या करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, में शामिल नहीं था। पहली बात है, इसे कब जोड़ा गया है? इसे जोड़ा गया है 1976 में, शामिल किया गया, किया गया 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। किस देश से लिया गया है? सोवियत रूस से लिया गया है। किस कमिटी के अनुशंसा पर लिया गया है? स्वर्ण सिंह कमेटी, कमिटी के अनुशंसा पर ली गई है। कौन सी कमिटी थी? स्वर्ण सिंह, बहुत बार पूछा गया। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। मौलिक कर्तव्य क्या है, कितना है? पहले 10 था, अभी 11 है, वर्तमान में कितना है? 11। तो मौलिक कर्तव्य क्या है कि ये नागरिकों का कर्तव्य है। कौन किसका कर्तव्य है? नागरिकों का कर्तव्य है कि नागरिक को क्या क्या करना चाहिए। भाई जब आप इतना अधिकार ले रहे हैं तो कुछ अच्छा काम भी तो कीजिए, वही काम करने के लिए बोला है। जैसे क्या है, हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसका संरक्षण करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जिसको साइंटिफिक टेम्पर कहा जाता है। साइंटिफिक टेम्पर बहुत जरूरी है सोसाइटी के लिए, कि कोई भी मनगढ़ंत कहानी बता के लोगों को मूर्ख मत बनाइएगा, जो भी हो उसका तर्क होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना होता है। राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसका जो हमें प्रेरणा है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए। राष्ट्रगान का क्या होना चाहिए? राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का आदर करना चाहिए। आप इसलिए देखेंगे बहुत सारे लोग क्या होता है, इसमें केस भी देखे कि पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, उसके बाद उल्टा फहराना नहीं चाहिए, बहुत सारे इसमें नियम वगैरह है, ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए जो अगर अगर कोई देश की रक्षा के लिए कोई दिक्कत है तो आप उसमें शामिल होकर उसका सहायता करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज है, तो ये मूल संविधान में नहीं शामिल नहीं था। इसे 1976 में शामिल किया गया, 42 में संविधान संशोधन के द्वारा, और ये सोवियत रूस से लिया गया है, और स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर इसे शामिल किया गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। पहले 10 था, बाद में एक जोड़ा गया है, जो क्या था, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा यानी निःशुल्क शिक्षा की बात जो की गई थी, उसको बाद में जोड़ा गया था। पहले क्या था, इसमें 2002 में जोड़ा गया था निःशुल्क शिक्षा की बात। तो ये हो गया आपके मौलिक कर्तव्य। आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग। इन मेन मेन चीजों को याद रखिएगा,
तभी हो पाएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए इसका भाग लिख लीजिए थोड़ा सा, ये भी कभी कभी पूछ ले जाता है। क्वा या इंग्लिश में लिखेगा तो ए लिखिएगा, ठीक है। भाग क्या 4 क्वा या 4 ए है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर कभी कभी आ जाता है। और अनुच्छेद कौन सा है आपका, 51 ए लिख लीजिएगा, क्वा या ए जो भी हो। दोनों मत लिखेगा, एक ऑब्लिक कर देता हूँ, जो भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश वाला इंग्लिश लिखेगा, अंग्रेजी हिंदी वाला अंग्रेजी लिख लीजिएगा। तो ये है भाग 4 क्वा में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 51 क्वा में इसका उल्लेख है। अब बताइए आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा। देखिए इसके बाद जो आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, हमारा जो मंत्री परिषद है जिसको प्रधानमंत्री है, और जो अटॉर्नी जनरल है उसके बारे में आपको आज नहीं कल से बताएंगे, क्योंकि वो नया टॉपिक से नहीं शुरू करेंगे। तो जैसे हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, उनका कार्यकाल कितना है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनके बाद उनको त्याग पत्र किनको देना है, शपथ किनको देते हैं, किनके समक्ष लेते हैं, उनका अपना अपना अधिकार है बहुत सारे चीज। उन सारे चीजों पर उन पर महाअभियोग इम्पीचमेंट लगता है, कैसे हटाया जाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति पद में ना हो तो कौन राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको बताएंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, और उसके बाद क्या होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसको मंत्री परिषद कहते हैं इसके बारे में। फिर है, फिर अगला जो टॉपिक होगा वो है संसद आएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में देखिए 3 भाग होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपको धीरे धीरे करके इसको समाप्ति और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन किसी का, चलिए तब पढ़ लीजिएगा आप। अगले कल से नया टॉपिक शुरू करते हैं, तब आज नहीं शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबको गुड नाइट।